नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, दुनिया भर के इंसेक्ट में किसान के लिए सबसे खतरनाक इंसेक्ट है रेड माइट, क्योंकि इसका अटैक होने पर फसल रातों रात तहस नहस हो जाती है। इसका अटैक होने पर कंट्रोल हमें जितना जल्द हो सके उतना जल्द करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अटैक इतना हेवी हो जाता है कि हमारी फसल एक ही रात में तबाह हो जाती है। किसान को संभलने का मौका भी यह कीटक नहीं देता है। तो ऐसे में हमें रेड माइट का लाइफ साइकिल क्या है, पहचान क्या है, अटैक कब होता है, इसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी सवालों के जवाब के साथ हम आपको एक खास बात भी अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, रेड माइट की पहचान करना इतनी भी मुश्किल बात नहीं। हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, लेकिन हम कुछ कुछ बातें क्लियर करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो हमें अब कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये रेड माइट ही है। तो पहली बात तो ये पत्तियों के ऊपर पीला रंग आता है। तो पीला रंग आपका अर्ली ब्लाइट का भी होता है, लेकिन अर्ली ब्लाइट हो तो पत्तियां सिकुड़ नहीं जाती है नीचे की तरफ। तो अगर पत्तियां सिकुड़ रही है और ऊपर की तरफ पीला रंग दिख रहा है तो आप समझ लेना कि ये रेड माइट का अटैक भी हो सकता है। और आपको वही पत्तियां नीचे की तरफ देखना है कि उधर कुछ जालीदार आपको दिखता है, तो आप समझ लेना कि ये रेड माइट का अटैक है। तो रेड माइट को चेक करने के लिए हम 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो पहले बायनोकुलर से देखते हैं कि भाई इसमें रेड माइट है या नहीं। रेड माइट का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो हमारे आंखों से जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो हम बायनोकुलर के इस्तेमाल से भी हम देख सकते हैं ये रेड माइट है या कुछ और इंसेक्ट है। और दूसरी टेस्टिंग तो बहुत आसान है। आप हर एक जगह आप बायनोकुलर ले जा नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो पत्तियां होती है उसको पीछे की तरफ मोड़ लेना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है आपको, मिट्टी उसके ऊपर डालनी है और आप पत्तियों को झटका देके आपको देखना है कि अगर पत्तियों के नीचे की तरफ अगर मिट्टी चिपक जाती है तो आप समझ लेना कि आपके फसल में रेड माइट का अटैक है। ये बहुत आसान और सबसे बढ़िया टेक्निक है। इसको कुछ भी और संसाधन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मिट्टी चिपक जाती तो आप समझ लेना मिट्टी जाली को चिपकती है, और आपका रेड माइट नहीं होगा तो मिट्टी उसको एक कुछ भी नहीं चिपकेगी, सीधा सब निकल जाएगा। तो आप समझ लेना कि मिट्टी चिपक गई तो रेड माइट है, मिट्टी नहीं चिपकी तो रेड माइट नहीं है। बहुत आसान टेस्ट है। तीसरी टेस्ट मैंने बताया था कि हम पेन से भी देख सकते हैं। जो हमारा पेन होता है तो वो पेन से हम देख सकते हैं कि भाई ये उसको जाली निकालते निकालते आप पेन के टिप पे वो रेड माइट लेके आपके आंखों के पास लाके भी देख सकते हैं कि ये रेड माइट है या कुछ और बात है। तो ये 3 तरीके हो गए हमें रेड माइट पहचान के करने के लिए। तो अभी हम जानते हैं अटैक कब होता है। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि रेड माइट का अटैक कब होता है। तो अटैक कब होता है, तो ये आसान बात है कि ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा गर्मी के दिनों में या बारिश के दिनों में भी हमें जब टेम्परेचर ज़्यादा लगता है तब रेड माइट का अटैक होता है। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ लगती है, वो भी कम ह्यूमिडिटी में ही अटैक करता है। यानी कि आपके फसल में हवा में वाष्प का प्रमाण कम हो तभी वो अटैक कर सकता है। यदि आप इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट सही से करोगे तो वो ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, और वाटर मैनेजमेंट का भी थोड़ा इसी से आप रेड माइट का कंट्रोल कर सकते हैं। आप ह्यूमिडिटी अच्छे तरीके से मेंटेन कर लोगे तो रेड माइट का आपके फसल पर अटैक ही नहीं होगा। मैंने तो ज़्यादातर देखा है कि जिन किसानों को वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है उन्हीं किसानों के फसल पर रेड माइट का अटैक ज़्यादा होता है। तो ये टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से भी, मतलब जो उतार चढ़ाव आता है तापमान का, तो इससे भी हमारे रेड माइट का अटैक हो जाता है। और रेड माइट जो आता है तो हमारे जो फसल है उसकी कोई एक बाजू से आता है, यानी कि उस तरफ से हवा चल रही है तो उसी तरफ से रेड माइट का अटैक होगा। नहीं तो क्या होता है, दूसरी तरफ आपकी सोयाबीन की फसल होती है, उस पर ज़्यादा कोई स्प्रे नहीं देता, सोयाबीन पर ज़्यादा पैमाने पर अगर रेड माइट का अटैक हो गया तो वो वहीं से ही हमारे फसल को अटैक कर देता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे अगल बगल में कौन सी फसलें हैं, उन पे क्या चल रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप टाइम टू टाइम रखेंगे तो आपको रेड माइट का अटैक तुरंत से पता चल जाएगा। तो ये कुछ हमने तरीके बताए आपको कि रेड माइट कब अटैक करता है।
तो दोस्तों अभी हम चलते हैं रेड माइट के लाइफ साइकिल की तरफ। हाँ, लाइफ साइकिल के बारे में कुछ किसानों को इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं उसकी कुंडली तो हमें निकालनी ही चाहिए। तो उसकी कुंडली निकालने के लिए आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो रेड माइट पत्तियों के नीचे ही बढ़ता है, ये आपको पता है, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। रेड माइट की जो मादा होती है उसका आकार बहुत छोटा होता है, अंडों से बड़ा, और उसका आकार इतना छोटा होता है कि हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो उसके शरीर पर दो काले रंग के धब्बे होते हैं। तो ये धब्बे पीठ पे हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम रेड माइट को ही नहीं देख सकते, तो उसके ऊपर के धब्बे क्या देख सकते हैं। ये आपको जानकारी ले बता रहा हूँ कि उसके पीठ पे लंबे लंबे बाल भी होते हैं। तो जाड़ा बिताते वक्त इस मादा का रंग हल्का लाल होने लगता है। तो हल्का लाल से वो ज़्यादा गहरा लाल होते रहता है। तो तभी हमें पता चलता है कि रेड माइट का अटैक हुआ है। शुरुआती में हमें रेड माइट का अटैक क्यों नहीं दिखाई देता, वो हल्के हरे रंग का होता है, इसलिए वो अटैक दिखाई नहीं देता है। तो ये शुरुआती में जो मादा का रंग होता है वो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब ये रेड माइट की मादा अंडे देती है तो ये अंडे पारदर्शक होते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज़्यादा पारदर्शी होते हैं, हल्का सफ़ेद रंग आता है उनको सिर्फ। तो इस अंडों से रेड माइट बाहर निकलने पर उसकी प्रौढ़ावस्था आती है। तो प्रौढ़ावस्था में आपको पता है रेड माइट को 6 पैर होते हैं। तो ऐसे करके ये सभी अवस्था, मतलब रेड माइट की जितनी भी अवस्था है वो फसल को नुकसान ही पहुंचाती है। मतलब वो पत्तियों के नीचे रहकर वो फसल में से, पत्तियों में से रस चूसने से हमारी फसल को बहुत कमज़ोर और अशक्त बना देती है। तो ये हो गया रेड माइट का लाइफ साइकिल। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि रेड माइट का कंट्रोल कैसे करते हैं। तो रेड माइट का कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 4 मेथड बताने वाला हूँ। 4 मेथड में से जो पहला तरीका है वो बहुत आसान है, आपको सस्ता भी जाएगा। तो आपने ये तरीका बहुत से किसानों के पास सुना भी होगा कि भाई हमको रेड माइट को अगर कंट्रोल करना है तो पहले ठंडे पानी से वो जालियाँ धोनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप मिट्टी साइड यानी मकड़ी नाशक का अगर स्प्रे करते हो तो रेड माइट बहुत अच्छे से और आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करके आपको कुछ नया बताने वाला हूँ कि आप जो ठंडे पानी से जो जालियाँ धो रहे हो उसमें थोड़ा कम, रेगुलर डोज नहीं लेना है, लेकिन थोड़े कम मात्रा में सल्फर लोगे तो उससे भी आपका रेड माइट धोते धोते ही कंट्रोल हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है। ठंडे पानी में आप अगर 200 लीटर ठंडे पानी में आप अगर 50 ग्राम सल्फर मिला लेके आप वॉशिंग करते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हुआ आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका बहुत आसान है, आप डाइकोफॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डाइकोफॉल रेड माइट कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवाइयाँ है। मतलब मैंने देखा है कि अगर जल्दी अटैक होने पर हमें पता चले और हम डाइकोफॉल का स्प्रेइंग करें तो बहुत आसान तरीके से एक ही स्प्रेइंग में रेड माइट कंट्रोल में आ जाता है। तो डाइकोफॉल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो रेगुलर में क्या होता है, सीधे एक स्प्रेइंग से कुछ काम नहीं होता है। रेड माइट कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 बार हमें अच्छी तरीके से स्प्रेइंग करने पर ही हमें रेड माइट का कंट्रोल मिलता है। तो लेकिन यहाँ पे डाइकोफॉल मैंने दूसरे नंबर पे रखा है क्योंकि उससे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तीसरा तीसरा जो सॉल्यूशन है हमारा फेनपायरोक्सिमेट का, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है। आप चाहो तो आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। फेनपायरोक्सिमेट रेड माइट कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, हालांकि ये थोड़ा कम काम करता है। मतलब इसके साथ आपको अल्टरनेटिव और मिट्टी साइड का यानी मकड़ी नाशक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आप करोगे तो आपको 100% रेड माइट कंट्रोल करना आ जाएगा। और चौथा प्रकार है आबासिन का। दोस्तों देखो, प्रिवेंटिव में अगर आप आबासिन का इस्तेमाल करते हो तो वो थ्रिप्स पे भी अच्छा काम करता है और आपके रेड माइट पे भी अच्छा काम करता है। तो आबासिन इतना पावरफुल भी नहीं है रेड माइट के लिए, एक हाथ से भी कोई कुछ डाइकोफॉल जैसे इतना भी अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आबासिन आप प्रिवेंटिव में जाता रहेगा, थ्रिप्स के लिए जाएगा तो वो रेड माइट पे भी काम कर जाएगा। तो ऐसे आबासिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आबासिन के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो बाद में भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सी दवाइयाँ है जो रेड माइट पे, मतलब काम तो किसी और इंसेक्ट पे करती है लेकिन उसकी एक्शन रेड माइट पे भी होती है। तो जैसे कि आपका प्रोपेक्स सुपर हो गया, प्रोपेक्स सुपर का भी आप बीच बीच में इस्तेमाल करते रहोगे प्रिवेंटिव में, तो रेड माइट आने की संभावना नहीं होगी।
तो दोस्तों आज की खास बात में हम ये बताने वाले हैं कि आप ये बात जान लो कि रेड माइट का अटैक सिर्फ उसका क्लाइमेट फेवरेबल होने पर ही वो अटैक करता है। तो क्लाइमेट फेवरेबल मैंने बताया कि गर्मी और उसका ह्यूमिडिटी मेंटेन होना चाहिए। तो गर्मी और ह्यूमिडिटी मेंटेन आपको पता है, आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हो। आप देखो ज़्यादातर रेड माइट का अटैक गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? तब जब हमारे गर्मियों के दिनों में जब फसल हम करते तब हमसे ही कुछ पानी कम गया, वाटर स्ट्रेस हमारे फसल को आ गया, तभी रेड माइट का अटैक होता है। तो हमें क्या करना है, हमारा वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। अगर हम सही टाइम पे सही क्वांटिटी में अगर हमारी फसल को अगर हम पानी देते हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन होने पर रेड माइट का अटैक नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है वाटर मैनेजमेंट का। तो आप ये मेरे को ये खास बात आपको कैसी लग रही है मेरे को बताए। लेकिन प्रिवेंटिव आप जितना काम करोगे रेड माइट के लिए, आप सल्फर का एज अ न्यूट्रिएंट करके भी आप स्प्रेइंग करवा सकते हो, जो कि आपके रेड माइट पे भी काम करता है। यानी कि आपकी पत्तियां हरी भरी भी हो जाएगी, और या दूसरी तरफ कोई रेड माइट का अटैक होने की संभावना हो तो वो इसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो आपको सल्फर के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।